नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और हर रोज की तरह आपको पता है हम लेकर आते हैं आपके लिए जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। तो आज भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसा कि आपको पता है हमारा फोकस है एसएससी जीडी का एग्जाम और एनटीपीसी का एग्जाम। तो इसके अलावा भी अगर कोई एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है ये प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे आज का प्रैक्टिस सेशन। शुरू करते हैं। एक बार कनेक्ट हो जाइए सभी लोग आप। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या है पहला प्रश्न? देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक में डाउट है, आपको वो चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके हमें बताइए, उस चीज को हम क्लास में शामिल करेंगे। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है। किस एक्ट के द्वारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया थी उसको पावर मिली थी बजट डिस्कस करने की? आपको क्या पूछा गया है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, यानी कि जो भारत की विधान परिषद थी, उस विधान परिषद को किस अधिनियम के द्वारा ये शक्ति दी गई कि विधान परिषद भी बजट को डिस्कस कर सकता है। विधान परिषद भी बजट को डिस्कस कर सकता है। यहां विधान परिषद का मतलब है अपर हाउस। यहां विधान परिषद का मतलब है अपर हाउस। ठीक है, तो यहां देखिए जैसे कि आप वर्तमान के कंटेस्ट में देख लीजिए, वर्तमान में क्या होता है। वर्तमान में क्या है, जैसे संसद जो है, संसद उसके दो हाउस हैं, एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। आपको पता है कि बजट जो है लोकसभा में ही आता है, उसमें डिस्कस किया जाता है ना। लेकिन उस समय जो काउंसिल चलती थी, विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो चलती थी, तो उसको ये पावर मिली थी कि वो भी बजट डिस्कस कर सकती है, वो भी बजट के बारे में डिस्कशन चर्चा कर सकती है। और इसके अलावा एक और चीज हुई, वो क्या, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एग्जीक्यूटिव से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अभी क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, वो संसद के निचले सदन के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, यानी कि लोकसभा के प्रति। लेकिन वहां क्या था, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसको बजट डिस्कस करने की पावर तो मिली, साथ ही साथ ये लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव से सवाल जवाब कर सकती है। तो ये कौन से अधिनियम से हुआ, ये किस अधिनियम से हुआ? तो ये हुआ भाई इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के जरिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट डिस्कस करने की पावर दे दी गई, और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव से सवाल जवाब करने की भी पावर दे दी गई। क्लियर है यहां तक? तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्त। ठीक है, चलो आगे प्रश्न की ओर चलेंगे हम। यहां देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या पहला है, पहला कह रहा है 1919 के मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधारों ने 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं को मतदान अधिकार देने की सिफारिश की। मतदान का अधिकार देने की सिफारिश की। तो पहला कथन क्या कह रहा है, बाद में आपको सही बताना पड़ेगा इन दोनों में से सही कौन सा है। तो पहला कथन क्या है कि 1919 में जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए थे, सुधार आए थे, उनसे 21 साल से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं उनको मतदान करने का अधिकार देने की सिफारिश की थी। क्या ये सही है?
बताएं। तो ये गलत है। दूसरा जो है ये पहला गलत है, ऐसा नहीं हुआ। दूसरे की बात करें हम, दूसरे स्टेटमेंट की, तो 1935 के जो भारत शासन अधिनियम आया उसने महिलाओं को विधान मंडलों में आरक्षित सीटें प्रदान की। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया उसने महिलाओं को लेजिस्लेचर में, विधान मंडलों में आरक्षित यानी कि रिजर्वेशन, सीटों पर रिजर्वेशन, महिलाओं को सीटों पर रिजर्वेशन प्रदान किया। तो कौन सा सही है? केवल दूसरा सही है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। केवल दूसरा सही है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। तो जो इन दोनों कथनों में से सिर्फ ये सही है, पहला सही नहीं है। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसने क्या किया कि जो विधानमंडल थे, लेजिस्लेचर थी, उसमें महिलाओं को के लिए सीटें आरक्षित कर दी कि इतनी सीट पर सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। समझ आई? समझ आई मेरी बात? ठीक है, तो इसका दूसरे का हो जाएगा बी। अब देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्रारंभिक प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं? यानी कि वो कौन सी जगह है जहां से एग्रीकल्चर के प्रूफ मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं? वो कौन सी जगह है? कोल्डियाबा और लहुरा देवा, मेहरगढ़ और टोकवा। तीसरा प्रश्न बताओ भाई। तो देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्रारंभिक प्रमाण कहां से मिलते हैं? लहुरा देवा, है ना, लहुरा देवा। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लहुरा देवा ये कहां पर है? जो जिला है संत कबीर नगर। कौन सा जिला है? संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। जिला कौन सा है? संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। तो यहां से एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले हैं, यहां से एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये नवपाषाण काल की साइट है, नियोलिथिक एज की ये साइट है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। आगे, Which among the following sites provided evidence of domestication of animals in the Mesolithic period? मीजोलिथिक पीरियड में जो है जानवरों के घरेलूकरण यानी कि जानवरों को पालने से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो कहां से मिले हैं? ओदई, बोरी, बागोर और लखिया। चौथा प्रश्न, तो देखो यहां हम पूछ रहे हैं, यहां हमसे पूछा जा रहा है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी कि जानवरों को पालने के साक्ष्य। तो कहां से मिले हैं? ये मिले हैं बागोर। कहां से मिले हैं? बागोर से मिले हैं। बागोर से मिले हैं जानवरों के पालने के साक्ष्य। ठीक है, तो याद रखना है आपको। यहां पे आदमगढ़ भी होशंगाबाद में है और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान। बागोर जो है कहां पर है? भीलवाड़ा राजस्थान में है। ठीक है, तो याद रखेंगे बागोर, बागोर मतलब कहां? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा राजस्थान, भीलवाड़ा राजस्थान। ठीक है, तो यहां बागोर से साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ साथ ही डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के जो साक्ष्य हैं वो आदमगढ़ से भी मिले हैं। आदमगढ़, और ये आदमगढ़ कहां है? होशंगाबाद, होशंगाबाद एमपी, यहां से भी साक्ष्य मिले हैं। और ये आपके मध्य पाषाण काल के हैं, है ना, मीजोलिथिक मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के हैं ये साक्ष्य। तो इससे पहले हमने देखा कि कृषि के साक्ष्य कहां मिले? नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड में। और ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को
पालना इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? बागौर से मिले हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन बागौर के साथ साथ आदमगढ़ से भी मिले हैं मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करें तो विच इंपोर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स? वो कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 बराबर भागों में बांटता है? तो वो है भाई 0 डिग्री, है ना। तो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड वाली लाइन है, 0 डिग्री जो लैटिट्यूड वाली लाइन है, ये भारत को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। भारत को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यहां देखिए आप, है एक सेकंड, भारत की पूछ रहे हैं ना। मैंने अर्थ को कंसीडर कर लिया, कोई बात नहीं। देखो, भारत को जो 2 बराबर हिस्सों में लाइन डिवाइड करती है वो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। यानी कि कैसे देखेंगे आप? तो यहां देखिए, ये देखिए यहां, ये जो है ये लाइन तो हो गई 0 डिग्री लाइन, और इसके जस्ट ऊपर हो गई 23.5 डिग्री, और इसके नीचे भी हो गई 23.5 डिग्री, है ना। ये तो भारत कहाँ आता है? ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये वाली लाइन, ये है भूमध्य रेखा की लाइन, इक्वेटर की। अब यहां पे अगर लाइन ड्रॉ करें तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाली लाइन हो गई, लॉन्गिट्यूड वाली लाइन हो गई है, यानी कि प्राइम मेरिडियन। और ये 0 डिग्री ये इक्वेटर वाली लाइन हो गई। तो इंडिया यहां लाई कर रहा है, ठीक है। तो इतने हिस्से को, इक्वेटर से ऊपर का जो हिस्सा है उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और इससे नीचे का जो हिस्सा है उसे दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। तो इंडिया नॉर्थ में ही आता है। तो 23 एंड 30 डिग्री जो नॉर्थ वाली लाइन है, यानी कि ये वाली लाइन, वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। और इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं इस लाइन को? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो डी आंसर हो जाएगा। ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये जो लाइन जा रही है, ये भारत को ऑलमोस्ट लगभग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। और ये लाइन ही क्या है? यही लाइन मकर रेखा है, सॉरी कर्क रेखा है। यही लाइन कर्क रेखा है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, क्लियर? सॉरी। अगला है द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कहां से पास नहीं होता? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। छठवां प्रश्न, तो देखो जी, महाराष्ट्र, यहां पे सिर्फ महाराष्ट्र से पास नहीं होता है, महाराष्ट्र से पास नहीं होता, बाकी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, यहां पे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये वाली जो लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन है 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट। समझ गए? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये आपके उत्तर प्रदेश से तो गुजरती है। उत्तर प्रदेश में कहां से गुजरी है? मिर्जापुर से। कहां से? मिर्जापुर से। तो यहां आप समझिए
ये जो हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया था, जैसे ये है, दोबारा बता देता हूं आपको, ये है, ये तो यहां देखेंगे आप, ये जो लाइन है ना, ये लाइन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी कि इसे बोल रहे हैं प्राइम मेरिडियन की लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन। तो और इसे जीएमटी भी बोलेंगे, ग्रीनविच लाइन। तो ये ग्रीनविच लाइन पृथ्वी को लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इस तरफ वाला हो गया वेस्ट का हिस्सा, इस तरफ वाला हो गया ईस्ट का, यानी कि ये पश्चिमी और ये उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी, ठीक है। यहां उत्तर हो गया नॉर्थ, यहां हो गया साउथ। तो वैसे ही जैसे ये इक्वेटर है और यहां इंडिया है मान लो, तो यहां से एक लाइन गुजर रही है, वो है 82 डिग्री 30 मिनट वाली लॉन्गिट्यूड वाली लाइन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहां पे इंडिया जो है लाई करता है। तो ये जो लाइन इंडिया की कौन से स्टेट से होकर नहीं गुजर रही है, महाराष्ट्र इसमें नहीं आता, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश से गुजरती है, ठीक है भाई, याद रहेगा। चलो, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। हमें पता है सरकार हर साल आर्थिक समीक्षा, आर्थिक सर्वेक्षण वाला जो डॉक्यूमेंट है वो जारी करती है। आपको पता है बजट से जस्ट पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का, और हर राज्य भी अपना अपना इकोनॉमिक सर्वे जो है पेश करते हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया जाता है, क्या है इसका उद्देश्य। तो देखो, सबसे पहले समझेंगे आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। ये पीछे के साल का एक रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट मान लो आप, जो एक्चुअल कंडीशन है आर्थिक विकास की जो एक्चुअल कंडीशन है, वो रिपोर्ट वो चीजें बताती है। तो क्या है इसमें आ जाएगा आपका, टू रिव्यू द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड एनालिसिस ट्रेंड, अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करना और रुझानों का विश्लेषण करना। तो सातवें का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, सातवें का आंसर क्या होगा, बी। यानी कि ये डॉक्यूमेंट जब आता है तो इस डॉक्यूमेंट में सारी चीजें बताई जाती हैं, कौन सा क्षेत्र आगे है, कौन सा क्षेत्र पीछे है, समाज में लोगों के लिए कितने कार्य किए गए सरकार के द्वारा, सरकार की जीडीपी कितनी रही, प्रति व्यक्ति आय कितनी रही सरकार की, ये सारी इन्वेस्टमेंट कितना आया पिछली साल, रोजगार कितने लोगों को मिला, है ना। तो ये सारी चीजें, ये सब डेटा जो है इकोनॉमिक सर्वे से ही हमें मिलता है। अब इकोनॉमिक सर्वे जब पूरे देश की वास्तविक स्थिति सामने रख देता है एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से, तो जिन चीजों में कमी रही होगी भारत में सरकार की तरफ से, उन चीजों को द्वारा अच्छे से करने का एक मौका होता है। क्योंकि अगर इकोनॉमिक सर्वे नहीं आएगा तो अर्थव्यवस्था की जो कंडीशंस है, वर्तमान कंडीशन है, उसके बारे में कौन बताएगा, फिर कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए जानना जरूरी है भाई। ये थोड़ी ना चलेगा कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है और सामने वाला बता रहा है कि ये कमी है हमारे अंदर, लेकिन हम उसको माने ही ना, हम उसका मुंह बंद करवा दें कि ये बोले नहीं, तो ऐसे कैसे चलेगा। बल्कि इसे तो आपको एक अवसर के रूप में लेना चाहिए, देश को अवसर के रूप में लेना चाहिए। अगर अर्थव्यवस्था में कोई कमी है तो कम से कम पता तो लगी, आगे हम और काम करेंगे इस पे, समझ रहे हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो डॉक्यूमेंट है, इकोनॉमिक सर्वे जो डॉक्यूमेंट है, वो हमारी इकोनॉमी की क्या स्थिति चल रही है उसके बारे में पूरे डेटा और आंकड़े प्रस्तुत करता है। उनके बिहाफ पर हम और आगे बढ़ते हैं।
अगर कहीं कमी रह गई होगी उस साल तो हम उस पर और काम करते हैं, अगर परफेक्ट काम कर दिया है हमने तो उसको और इम्प्रूव और आगे बढ़ेंगे हम, समझ रहे? तो ये चीज है जो आपको याद रखनी है। फिर है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द इकोनॉमिक सर्वे, जो आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में पेश किया जाता है इसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? इसको बनाने की जिम्मेदारी, इसको प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी है? बताओ, बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो यहां ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको कि भारत के वित्त मंत्री, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत के प्रधानमंत्री या आरबीआई के गवर्नर, तो इसमें से आंसर तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो जाएगा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार। कौन होगा? कौन होगा? मुख्य आर्थिक सलाहकार सही आंसर हो जाएगा इसका। क्या होगा? मुख्य आर्थिक सलाहकार। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, ये देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है यानी कि वित्त मंत्रालय, भारत का जो वित्त मंत्रालय है, भारत का जो वित्त मंत्रालय है उसमें उसके अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी कि आर्थिक मामलों का विभाग। क्या? आर्थिक मामलों का विभाग, वो तैयार करता है इसको, आर्थिक मामलों का विभाग ये तैयार करता है इकोनॉमिक सर्वे, और इसके हेड होते हैं, इसके हेड कौन होते हैं? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, समझ गए? तो जब आर्थिक मामलों का विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन आंसर ऑप्शन, तो आप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर लगा दीजिए, अदरवाइज ये नहीं आए तो फिर ये आएगा, वो लगा दीजिए। ठीक है, ये लो, हु टेबल्स द इकोनॉमिक सर्वे इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में आर्थिक सर्वेक्षण को पेश करता कौन है? क्या राष्ट्रपति पेश करते हैं, या केंद्र के वित्त मंत्री, या मुख्य आर्थिक सलाहकार, या प्रधानमंत्री? बताओ भाई। तो देखो, चाहे बात हो इकोनॉमिक सर्वे की, चाहे तो बात हो इकोनॉमिक सर्वे की, या बात हो यूनियन बजट की, या बात हो यूनियन बजट की, कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्र की वित्त मंत्री, केंद्र की वित्त मंत्री पेश करती हैं इसको। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे को कौन पेश करता है लोकसभा में? तो केंद्र सरकार की जो वित्त मंत्री हैं, यानी कि अभी कौन है? निर्मला सीतारमण। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कौन है अभी? निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण ये आपकी केंद्र सरकार की वित्त मंत्री हैं, भारत की वित्त मंत्री हैं, यही पेश करती हैं। ठीक है, याद रहेगा। फिर हु करेंटली होल्ड द पोजीशन ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वर्तमान में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में दोस्त देखो, डॉक्टर रघुराम राजन, ये तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, ये आरबीआई के एक्स गवर्नर हैं, पूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन। शक्तिदास दास ये वर्तमान गवर्नर हैं आरबीआई के, वर्तमान गवर्नर हैं आरबीआई के। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं भारत सरकार की। वी अनंत नागेश्वरन, तो ये हो जाएंगे आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, सीईए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन? वी आनंदा नागेश्वरन, वी आनंदा नागेश्वरन ये आपके हो जाएंगे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और इस बार एक सीट आपको फिक्स करनी है आपके लिए।
अगर शुरू कर दी है तैयारी तो तब तक नहीं रुकना है जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, जय हिंद।